नमस्कार दोस्तों, मैं रामस्वामी मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 11 के लिए अपने राजस्थान में चलने वाली भारतीय कला का परिचय भाग 1 की शुरुआत कर रहे हैं। अपने राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल 3.0 एंड आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत ये वीडियोज बनाए जा रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। इसमें पहले व्याख्या करवाई जाएगी और इसके बाद उस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सारे एक एक करके आपको करवाए जाएंगे। तो हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र यानी प्राग ऐतिहासिक काल में जो शैल चित्र मिले वो किन स्थानों पर मिले, कैसे वो चित्र बनाए गए थे, इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे और उसके प्रश्न भी साथ साथ देखते चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम अपने भारतीय कला का परिचय नामक ये कक्षा 11 की जो पुस्तक है इसमें कौन कौन से लेसन लगते हैं उन लेसन के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। पहला लेसन है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। लेसन नंबर 2 सिंधु घाटी की कलाएं यानी सिंधु सभ्यता के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा लेसन है मौर्यकालीन कला और चौथा लेसन है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां यानी भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्य काल के बाद की प्रवृत्तियां। इसके अलावा प्रवृत्ति भित्ति चित्रण परंपराएं। और लेसन नंबर 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला यानी भारत में मंदिर स्थापत्य और भारतीय मूर्तिकला के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं यानी भारत में कौन कौन सी कांस्य प्रतिमाएं जो प्रसिद्ध है। और इसके अलावा इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू भी हम पढ़ेंगे। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र यानी प्राग ऐतिहासिक इतिहास से पहले यानी इतिहास से पहले के चित्र, इतिहास से पहले के चित्र और वो भी कैसे चित्र, शैल चित्र यानी शिलाओं पर बनाए गए चित्र। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें हमारे पास न तो कोई लिखित साक्ष्य होता है, न कोई लिखित साक्ष्य होता है और न ही कोई किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक हमें प्राप्त होती है। उसे प्राक ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है। तो प्रश्न पहला यहीं से बनता है, प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है। यानी अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हो उसे प्राग इतिहास कहा जाता है। पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, यानी उस समय पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होती भी कैसे। उस समय न तो कागज था, क्यों नहीं किताबें और पुस्तकें में हमें उपलब्ध हुई, इसके पीछे कारण यह है कि उस समय न तो कागज था और न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। कागज भी नहीं था, कोई भाषा भी नहीं थी और लिखने के लिए कोई शब्द भी नहीं थे यानी लिपि भी नहीं थी। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स भी कहते हैं। यानी प्राक इतिहास यानी इतिहास से पहले की घटना को हम क्या कहते हैं, प्राग इतिहास काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यानी जिस समय न भाषा थी, न लिखित शब्द थे, न कागज था,
इस समय यानी इस प्रकार की परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा। ये सब विश्वास करना तब तक बहुत कठिन था। कब तक? जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया। जब तक विद्वानों ने प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों को नहीं खोजा, तब तक इस बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था कि ये लोग कैसे रहते होंगे, यानी बिना भाषा, बिना लिखित के और बिना किसी कागज के ये लोग कैसे रहते होंगे। जहां प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, किन स्थानों पर? प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थानों पर। ऐसे स्थलों की खुदाई से, यानी ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। यानी प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल जो विद्वानों ने खोजे थे, उन स्थानों से पुराने औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आवास स्थल मिले और इसके अलावा मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के भी अवशेष प्राप्त हुए। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालिक मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। यानी इन चीजों और उसके बाद यानी तत्कालीन यानी उस समय की जो गुफाओं की दीवारों पर जो आकृतियां खींची गई, यानी जो इस प्रकार के चित्र बनाए गए, उन सब को एक साथ जोड़ करके विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण तैयार कर लिया। यानी विवरण तैयार करने का मतलब प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों से संबंधित जानकारियां एकत्रित कर ली। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। यानी इन जानकारियों से इस बात का पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव है वो किस प्रकार रहते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। यानी जब मनुष्य ने खाना, पीना मानी पानी, कपड़ा जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकता थी, जो बेसिक आवश्यकताएं थी, उनको पूरा कर लिया, उसके बाद उन लोगों के मन में ये विचार आया कि हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को लोगों के सामने किस प्रकार से अभिव्यक्त करें। यानी अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए या दूसरों के सामने प्रकट करने का प्रयास भी किया। इसके लिए इन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव ने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर उस पर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। यानी उन चित्रों और रेखा चित्रों के द्वारा वो अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने लगे। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा, यानी इस प्रकार के चित्र प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव बनाया करता था। प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव ने इन चित्रों को क्यों खोजा, यानी क्यों खींचा, खींचने का कारण क्या रहा होगा। शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन, यानी अपने घरों को बहुत अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए। यानी एक कारण ये भी हो सकता है कि मनुष्य ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भी भित्ति चित्र बनाए हो, अथवा
यह भी हो सकता है कि इन्होंने अपने रोजमर्रा जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इन लोगों ने अपने रोजमर्रा यानी अपने डेली जीवन का दृश्य अभिलेख यानी लोगों को दिखाने के लिए, यानी लोग देखे यानी खुद देखे और लोग भी इनको देखे, ये चीज दिखाने के लिए इन्होंने चित्र खींचे होंगे। जैसे आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, यानी अपने खुद की पर्सनल डिटेल उसमें लिखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को आमतौर पर क्या कहा जाता है, यानी जो प्रारंभिक काल था उसको कौन सा काल कहा जाता है, तो उसे पूरा पाषाण युग यानी पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई। ये प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकारियां हैं, जो चित्र हैं ये केवल भारत में ही नहीं मिले, भारत के अलावा दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये चित्र पाए गए। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग यानी लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन इन चित्रों से हमें ये पता नहीं चलता है कि पूरा पाषाण कालीन मनुष्यों ने कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। यानी कहने का मतलब यही है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव ने कोई भी चित्रकारी नहीं की, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। यानी उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने अपने कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि की। भारी वृद्धि करने का मतलब कि इस टाइम तक यानी उत्तर पाषाण काल तक मनुष्य ने चित्रकला का विकास कर लिया, मनुष्य ने चित्रकला सीखी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी है। यानी दुनिया में इस काल की बहुत सारी गुफाएं पाई गई है जिनकी दीवारों पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। यानी उन जानवरों के चित्र बनाए गए जिनका शिकार उन गुफाओं में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। यानी जो लोग चित्र बनाते थे वो मनुष्यों यानी मनुष्यों के और मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाली गतिविधियां यानी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दृश्य चित्र बनाया करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। यानी वर्ग, वृत्त या आयत जैसी बहुत सारी ज्यामितीय आकार की आकृतियां बनाया करते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यानी भारत में जितने भी अब तक प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो किस युग के माने गए हैं, उत्तर पाषाण काल के माने गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यहां से सीधे प्रश्न आते हैं। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे किस युग के माने जाते हैं, तो वे माने जाते हैं उत्तर पाषाण काल की। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने
स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी। यानी भारत में प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई? यानी शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम भारत में कब हुई? 1867-68 में हुई। और किसने की? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की। इसके अलावा हम देखें तो विश्व में स्पेन में अल्तामीरा नामक गुफा है, उस गुफा की खोज 1879 ईस्वी में की गई। यानी भारत में शैल चित्रों की खोज स्पेन की अल्तामीरा गुफा से 12 वर्ष पहले ही खोज लिए गए। काकबरन, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे। यानी काकबरन, एंडरसन, मित्र और घोष ये ऐसे शोधकर्ता मतलब अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक चित्र खोजे थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए। यानी वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो शैल चित्र के अवशेष अब हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में जो गुफाएं बनाई गई है उन गुफाओं की दीवारों से प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में, यानी उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार यानी लखुडियार में पाए गए शिलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिलते हैं। यानी बात करते हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है लखुडियार। यहां से बहुत सारे प्राग ऐतिहासिक काल के शिलाश्रय मिले, यानी शिलाचित्र मिले, शिलाश्रय मिले। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यानी लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? लखुडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 लाख गुफाएं। यहां पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। यानी लखुडियार गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को श्रेणी के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। 1 नंबर में मानव चित्र, 2 में पशु चित्र, 3 में ज्यामितीय आकृतियां। तो 1 में हो गया मानव चित्र, दूसरी श्रेणी में आ गए पशु चित्र और तीसरी श्रेणी में आ गए ज्यामितीय आकृतियां। ये चित्र सफेद, काले और लाल रंगों के हैं। यानी लखुडियार गुफा में जो चित्र बनाए गए वे चित्र सफेद, काले और लाल रंगों से बनाए गए। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। लखुडियार गुफा में मनुष्यों को कैसे दिखाया गया? छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया। पशु चित्रों में यानी पशुओं को कैसे दिखाया गया? एक लंबे थूथन वाला जानवर, यानी पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय है। यानी पशु चित्र कैसे बनाए? लखुडियार गुफा में एक लंबे थूथन वाला जानवर बनाया गया, एक लोमड़ी बनाई गई और कई रंगों वाली छिपकली भी बनाई गई। इसके अलावा लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। यानी लहरदार रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं,
आयताकार ज्यामितीय डिजाइन भी बनाए गए और अनेक बिंदु समूह है, इस प्रकार के बिंदु लगाकर भी आकृतियां बनाई गई। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है। ये जो दृश्य बनाए गए, इन दृश्यों में एक दृश्य बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। ये देखो मानव आकृतियां हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस प्रकार से नाचती हुई दिखाई गई है। ये मानव आकृतियां हैं, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। किन गुफाओं में मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है? तो यह है लखुडियार गुफा। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। इन गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, उनमें कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनसे पहले भी वहां चित्र बनाए गए थे, उनके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। वहां सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफेद रंग के चित्र बनाए गए। यानी सबसे पहले जो चित्र बनाए गए थे वो काले रंग के चित्र बनाए गए, काले रंग के ऊपर लाल रंग से चित्र बनाए गए और उन दोनों के ऊपर सबसे लास्ट में सफेद रंग के चित्र बनाए गए। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, वहां पर भी नवपाषाण कालीन आदि मानव ने या प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव ने चित्र बनाए। यहां अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान अर्थात यानी 3 स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेकलकोटा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यानी जो प्राग इतिहास काल में नवपाषाण कालीन 3 स्थल कौन कौन से? कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेकलकोटा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहां 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कहां पर? नवपाषाण कालीन ये जो 3 स्थल है, यहां पर 3 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के चित्र बनाए गए। ये चित्र प्रवृत्ति प्राग ऐतिहासिक काल यानी आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के माने जाते हैं। यानी इन जो तीनों गुफाओं के चित्र है जो नवपाषाण काल के माने जाते हैं। इन चित्रों के विषय यानी किन विषयों पर ये चित्र बनाए गए? प्रमुख विषय सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि, यानी ये प्रमुख विषय रहे। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम पाए जाते हैं, यानी आदि मानव ने वनस्पतियों के चित्र नहीं बनाए, यानी बहुत कम बनाए। कुपगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से मिला? कुपगल्लू से मिला एक चित्र, बहुत ही अत्यंत विचित्र चित्र है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुष यानी बड़े बड़े अंगों वाले बहुत बड़ा मानव जो स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र
मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। यानी इससे भी अधिक सुंदर चित्र मध्य प्रदेश में तो विंध्याचल श्रृंखलाओं में मिले और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। यानी ये उत्तर प्रदेश की कैमूर पहाड़ी और विंध्याचल की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, इन गुफाओं के जो चित्र हैं ये पहाड़ी श्रृंखलाएं है जो पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। वहां ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है। यानी यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिनमें जंगलों, जंगली पौधों, फलों और जलधाराओं और इसके अलावा कंदराओं यानी गुफाओं की बहुतायत यानी बहुत अधिक चित्र बनाए गए। किस किस के चित्र? जंगलों के, जंगली पौधों के, फलों के, जलधाराओं के और कंदराओं यानी गुफाओं के, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। यानी यही माना जा सकता है कि ये सब चीजें देखकर ऐसे लगता है कि ये मानव है जो इन स्थानों पर रहते हैं और ये जगह इन मानवों के लिए क्या था? प्रयुक्त स्थान था, यानी उपयुक्त स्थान था। वहां के प्राकृतिक शैलाश्रय यानी प्रकृति द्वारा निर्मित यानी चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज यानी वर्षा और बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देती थी। यानी प्रकृति द्वारा निर्मित प्राकृतिक शैलाश्रय यानी चट्टानी आवास जो उन्हें वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पर्याप्त सहारा देती थी। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस प्रकार का आदि मानव के लोगों के लिए जो प्रयुक्त स्थान है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद है। भीमबेटका में कुल कितने शैलाश्रय? शैलाश्रय मतलब शिलाओं से बनाए गए आश्रय, शेल्टर अपन वर्तमान में बोले तो घर, उन लोगों का घर कितने मिले? 800 शैलाश्रय मिले। और कितनी दूरी में फैले हुए हैं? 10 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। यानी भीमबेटका में जो 800 शैलाश्रय मिले, 800 जो आवास मिले, उनमें से जो 800 गुफाएं मिली, उन गुफाओं में से 500 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकणकर द्वारा की गई थी। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई और किसने की? तो खोज कब की गई? 1957-58 में। किसने की? वी.एस. वाकणकर ने की। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी इनका अनुसरण किया। इसके अलावा यानी वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। इसके बाद बहुत सारे अन्य अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने ऐसे स्थलों को खोज निकाला। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यानी वी.एस. वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए
बहुत वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का क्या किया, सर्वेक्षण किया। यहां पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं, यानी भीमबेटका में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों के विषय बहुत अलग है, यानी अलग अलग प्रकार के चित्र यहां बनाए गए हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा, यानी एक तो आदि मानव द्वारा जो रोजमर्रा के कार्य किए जाते थे उन घटनाओं का चित्रण किया गया। इसके अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, यानी धार्मिक दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सजा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। यानी एक तो रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र बनाए, धार्मिक और भव्य चित्र बनाए, शिकार के बनाए, नृत्य के बनाए, संगीत के बनाए, हाथी घोड़ों की सवारी के चित्र बनाए, जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए, शहद इकट्ठा करने और शरीर सजा, यानी अपने शरीर को सजाने के लिए वेशभूषाओं के चित्र, छद्म वेश यानी लुका छिपी, यानी छद्म वेश धोखा देना या लुका छिपी, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र भी इन लोगों ने बनाए थे। भीमबेटका की सेल कला को शैली, यानी भीमबेटका की सेल कला को शैली, तकनीक और आधार की, यानी भीमबेटका की सेल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी भीमबेटका में जो चित्र बनाए गए हैं उनको कला शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई भागों में बांटा गया है। इसके अलावा रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला अवधियों में, यानी 7 अलग अलग कला की अवधियों में, यानी कला यानी काल अवधियों में, काल प्लस अवधि यानी काल अवधि यानी अलग अलग समय, कालावधियों यानी अलग अलग समय में वर्गीकृत किया जा सकता है। और कितने भागों में? 7 भागों में, यानी 7 भागों में बांटा जा सकता है समय की दृष्टि से। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण युग, पहला काल उत्तर पुरापाषाण युग। दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्रपाषाण युग। इन 3 कालावधियों यानी जो कालावधियों हैं के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियां आती है, यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ताम्रपाषाण के बाद 4 लगातार ऐतिहासिक कालावधियां भी इसमें शामिल मानी जाती है। लेकिन यहां हम पहले 3 कालों की ही विवेचना करेंगे, लेकिन इस लेसन के अंदर हम केवल जो पहले 3 काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग के बारे में ही विवेचन करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जितना पार्ट हमने पढ़ा है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, प्राक इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले यही प्रश्न आया था, प्राक इतिहास किसे कहते हैं? यानी अत्यंत प्राचीन अतीत, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, बीते हुए काल को क्या कहते हैं? प्राक इतिहास, जिसके न तो कोई पुस्तक और न कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राक इतिहास किसे कहते हैं? जिसके हमें साक्ष्य नहीं मिले, और वो भी कैसे साक्ष्य? लिखित साक्ष्य नहीं मिले। लिखित साक्ष्य नहीं मिले तो वो क्या कहलाता है? प्राक इतिहास।
तो मिले क्या थे? केवल और केवल अवशेष मिले। क्या मिले? अवशेष मिले। और वो भी कैसे? पुरातात्विक। पुरातात्विक अवशेष हमें किस काल से मिले? प्राग ऐतिहासिक काल से मिले। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक पुराना हो, जो बीत गया हो, उसके पास यानी उसके लिए हमारे पास न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई अन्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। सीधी सी बात यही है कि जिस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है वो प्राग इतिहास कहलाता है। दूसरा प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक मानव के निवास स्थलों की खुदाई से क्या मिला? यानी प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव के निवास स्थान थे, जो शैलाश्रय थे, उन शैलाश्रयों से हमें क्या मिला? यानी जिसमें खुदाई की गई उससे क्या मिला? औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आवास स्थल मिले, मानव तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी मिले। तीसरा प्रश्न, मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? यानी मानव के आरंभिक विकास के इस प्राग ऐतिहासिक यानी आरंभिक यानी शुरुआती विकास के इस काल को क्या कहा जाता है? तो शुरुआती विकास के इस काल को कहा जाता है पूरा पाषाण युग, यानी पैलियोलिथिक एज, यानी पुराना पत्थर का काल भी कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के कलात्मक क्रियाकलापों यानी चित्रकारियों की शुरुआत कब हुई? यानी प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने कलात्मक क्रियाकलापों यानी चित्रकारियों यानी चित्रों की शुरुआत कब की? चित्रकला की शुरुआत कब की? तो वो की थी उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल बोलो या फिर नव पाषाण काल बोलो, इस काल में प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव ने चित्रकला की शुरुआत की। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज कब व किसने की? तो भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज 1867-68 में आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने की। और किस स्थान की? वो स्थान था सोरो घाट, यानी सोरो घाट स्थान की खोज सबसे पहले की। और किसने की? आर्चीबोल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट प्रश्न, नवपाषाण कालीन मानव के चित्र किन स्थानों से मिले? यानी नवपाषाण कालीन मानव के चित्र किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? तो एक तो है कुप्पुगल्लू, दूसरा है पिकलीहाल, तीसरा है टेक्कालाकोटा और एक और महत्वपूर्ण स्थान है वो है भीमबेटका, भी नवपाषाण कालीन ही माना जाता है। वैसे ये मध्य पाषाण कालीन माना जाता है, लेकिन नवपाषाण कालीन मानव के चित्र किन स्थानों से मिले? तो वो कुप्पुगल्लू, पिकलीहाल, टेक्कालाकोटा और भीमबेटका, यही मान्य होगा। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में कहां कहां पर है? यानी शैल चित्रों के अवशेष, आदि मानव के शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में कहां कहां पर पर्याप्त है, यानी कहां कहां पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, बिहार में यानी स्थित गुफाएं हैं, उन गुफाओं की दीवारों पर अनेक चित्र आज भी मिलते हैं। कहां? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में गुफाओं की दीवारों पर आज भी चित्र मिलते हैं। भीमबेटका कहां है? भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका है। नेक्स्ट प्रश्न, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय मौजूद है? यानी भीमबेटका में कितने शैलाश्रय मौजूद है? कितने शैलाश्रय है, कितने शेल्टर है, कितने आवास हैं? तो वो है 800 शैलाश्रय। इसके अलावा भीमबेटका में कितने शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं? यानी भीमबेटका गुफा में कितने, भीमबेटका की ऐसी कितनी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिले हैं? तो वो है 500 गुफाएं, यानी 500 शैलाश्रय।
भीमबेटका की खोज कब व किसने की? 1957-58 में की। और किसने की? वी.एस. वाकणकर ने की। भीमबेटका की खोज वी.एस. वाकणकर ने 1957-58 में की। भीमबेटका के रेखाचित्र तथा चित्रकारियों को कितने कला विधियों में वर्गीकृत किया गया है? यानी भीमबेटका के जो रेखाचित्र है, जो चित्रकारियां हैं, उनको कितने काल अवधियों में, यानी अलग अलग समय में, यानी समय के अनुसार इन्हें कितने भागों में बांटा गया? तो 7 कालों में, यानी 7 अलग अलग समय के अनुसार बांटे गए, 7 काल। लखुदियार का शाब्दिक अर्थ। लखुदियार का शाब्दिक, लखुदियार क्या है? गुफा है। और इस गुफा का, यानी लखुदियार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 लाख गुफाएं। अगला प्रश्न, लखुदियार गुफा के चित्रों को किन 3 श्रेणियों में बांटा गया? लखुदियार गुफा के चित्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में। और कौन कौन सी 3 श्रेणियां? पहली श्रेणी है मानव चित्र, दूसरा है पशु चित्र और तीसरा है ज्यामितीय चित्र। मानव चित्र में मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दर्शाया गया है। और पशु चित्रों में लंबे थूथन वाला जानवर, लोमड़ी और रंग बिरंगी छिपकली इत्यादि चित्र यहां चित्रित किए गए हैं। ज्यामितीय चित्रों में लहरदार रेखाएं, आयताकार डिजाइन भी यहां बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग चित्र किस गुफा में है? यानी हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, ये चित्र किस गुफा में है? तो गुफा है लखुदियार गुफा। और लखुदियार गुफा कहाँ है भाई? उत्तराखंड में। लास्ट और अंतिम प्रश्न, लखुदियार यानी लखीदियार हो गया है ये लखुदियार ही है, ठीक है। लखुदियार, लखुदियार या लखुदियार गुफा कहां पर स्थित है? तो लखुदियार अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर है। सुयाल नदी के किनारे लखुदियार गुफाएं पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 11 और 12 के लिए जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जय हिंद।